नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टॉप 10 डेली करंट अफेयर सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आज 10 अक्टूबर है और हम अपने 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न इस प्रकार है कि शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया। तो 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास और इसमें से जो हमारा उत्तर है वह है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एक संस्था है जो वो युद्ध वाले क्षेत्रों में या ऐसे क्षेत्रों में जहाँ भोजन की कमी है, खाने की कमी है, वहाँ पर यह अपनी सेवाएं प्रदान करता है और शांति व्यवस्था को भी स्थापित करने में इसने सराहनीय काम किया है, जिसके कारण इसे शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। इससे पहले अगर हम देखें तो 4 क्षेत्रों में पुरस्कार की घोषणा की जा चुकी है। मेडिसिन, फिजियोलॉजी, भौतिकी, रसायन और साहित्य में। फिजियोलॉजी या में जो हमने देखा था कि हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए, भौतिकी में ब्लैक होल्स की जानकारी के लिए, रसायन में जीनोम एडिटिंग तकनीक की खोज के लिए और साहित्य में एक कवयित्री को ये पुरस्कार दिया गया जिनका नाम लुईस ग्लक है। और ये दूसरी कवयित्री हैं जिन्हें कविता के लिए ये साहित्य में पुरस्कार दिया गया। इनसे पहले 1996 में कवयित्री को ये पुरस्कार दिया गया था। पिछली करंट अफेयर्स में हमने इस पर चर्चा की है। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि पहली बार किस संगठन का नेतृत्व किसी महिला द्वारा किया जाएगा। पहली बार किस संगठन का नेतृत्व किसी महिला द्वारा किया जाएगा। मतलब कि इस संगठन का नेतृत्व इससे पहले किसी महिला के द्वारा नहीं किया गया। तो ऑप्शन है हमारे पास यूनेस्को, WTO विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसमें से जो हमारा उत्तर है वह है WTO। WTO का अब से पहले कभी भी मैं किसी महिला द्वारा या किसी महिला निदेशक द्वारा इसका नेतृत्व नहीं किया गया है। WTO की स्थापना 1995 में की गई थी। इससे हमारी एक वीडियो है लक्ष्य चैनल पर जो जिसमें हम डेली एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर चर्चा करते हैं। तो उसमें हमने एक WTO के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें जाकर आप WTO के विषय में और जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर WTO की स्थापना 1985 में गेट जो एक समझौता था, एग्रीमेंट था, उसके स्थान पर की गई थी और मारेका समझौते के बाद ये अस्तित्व में आया था। तो अभी इसके महानिदेशक के लिए वोटिंग हो रही है, लोगों को चुना जा रहा है। तो 1995 में इसकी स्थापना हुई थी और अभी जो है 2 महिलाओं को फाइनल किया गया है। एक जो दक्षिण कोरिया की यू मायुंग ही और नाइजीरिया की नॉनजोगी ओकोंजी इवेला है। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक को अब अगला महानिदेशक चुना जाएगा। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि WTO में जो है पहली बार किसी महिला द्वारा उसके महानिदेशक के रूप में किसी महिला को नियुक्त किया जाएगा। तो WTO कहाँ है? जिनेवा में है। ठीक है, अगला प्रश्न हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो तीसरा प्रश्न है कि जन आंदोलन अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई। जन आंदोलन अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई। ऑप्शंस हैं हमारे पास गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो उत्तर जो है हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अपने ट्विटर हैंडल से इसकी घोषणा की गई। उन्होंने ट्वीट करके जो है जन आंदोलन अभियान की शुरुआत की। जन आंदोलन अभियान का जो उद्देश्य है वो ये है कि लोगों तक जो है सही सूचनाएं और पहुंचाई जाएं और उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू और दूसरे माध्यमों से सामाजिक संदेश पहुंचाया जाए, जैसे कि स्वच्छता को बढ़ावा देने और मास्क पहनने आदि जो महत्वपूर्ण संदेश हैं उन तक पहुंचाया जाए। इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री जी द्वारा अपने ट्विटर हैंडल से की गई। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व डाक दिवस की जो शुरुआत है वो कब हुई, इसको लेकर हमारा प्रश्न है। तो विश्व डाक दिवस है वो प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1874 में स्विट्ज़रलैंड के बर्न में
यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई थी। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई थी कब? 1874 में स्विट्ज़रलैंड के बर्न में। और फिर उसके बाद 1969 में जापान के टोक्यो में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस का सम्मेलन हुआ। कांग्रेस एक सम्मेलन या सभा को कहते हैं। तो उसमें 9 अक्टूबर को फाइनलाइज किया गया कि 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वहाँ पे घोषणा की गई, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में उसकी घोषणा की गई। भारत में डाक प्रणाली को जो चलाने का जो श्रेय अगर हम देखें तो भारत में डाक प्रणाली चलाने का जो श्रेय है वो लॉर्ड क्लाइव को दिया जाता है। और भारत में जो डाक प्रणाली है वो 1766 में शुरू हुई थी। 1766 में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा भारत में डाक प्रणाली की शुरुआत हुई थी। तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना दिवस के रूप में 9 अक्टूबर को प्रतिवर्ष डाक दिवस मनाया जाता है। और इसको कब से मनाया जाता है? 1969 से मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारत की जो डाक सेवा है वो विश्व में सबसे विस्तृत सूचना प्रणालियों में सूचना के आदान प्रदान या डाक सेवाओं में से एक मानी जाती है। इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के द्वारा किस वर्ष के प्रारंभ में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा? किसको लॉन्च किया जाएगा? चंद्रयान 3 को। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के विषय में अभी हाल ही में इसरो ने बताया है कि वह जो है वर्ष 2021 के प्रारंभ में चंद्रयान 3 को लॉन्च करेगा। तो हम देखते हैं कि चंद्रयान 3 से पहले हमने पिछले वर्ष देखा था कि चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था, जो कि चंद्रयान 1 जो 2008 में लॉन्च किया गया था उसका उन्नत संस्करण था। और चंद्रयान 2 में हम देखते हैं कि जो चंद्रयान 2 था उसमें 3 चीज़ें थी। एक ऑर्बिटर था और एक रोवर और एक आपका जो है वहाँ पे प्रज्ञान, जो कि वहाँ लैंड करेगा, लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर। 3 चीज़ें थी, जिसमें से ऑर्बिटर जो है वो अभी चंद्रमा के चारों चक्कर काट रहा है, लेकिन चंद्रयान 2 की ठीक से लैंडिंग नहीं हो पाई थी। और ठीक से लैंडिंग ना होने के कारण लैंडर और प्रज्ञान यानी कि जो वहाँ पर रोवर है वो स्थापित नहीं हो पाया और वो खो गया। इसरो से कनेक्टिविटी टूट गई उसकी। और जो हमारा ऑर्बिटर है वो अभी भी चंद्रमा के चारों ओर चक्कर काट रहा है, जो चंद्रयान 2 से गया। अब चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं होगा, केवल एक लैंडर होगा जो वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, और दूसरा एक रोवर होगा जो वहाँ पे सूचनाओं का वहाँ से हमें प्रसारण करेगा भारत तक कि वहाँ चंद्रमा पर क्या क्या चीज़ें विद्यमान हैं अभी। तो चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं होगा। और चंद्रयान 2 का जो उद्देश्य था वो ये था कि चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है वहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का उद्देश्य था। और चंद्रयान 3 का भी कुछ उद्देश्य इसी प्रकार का रहेगा कि वहाँ चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की जाए। और ये सॉफ्ट लैंडिंग के लिए जो लॉन्चिंग का जो वर्ष डिसाइड किया गया है वो कब किया गया है? वर्ष 2021 को डिसाइड किया गया है। अब अपने अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि हाल ही में किस राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक कल्याण की दिशा में डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है? डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार। तो हमारा यहाँ उत्तर है गुजरात। गुजरात ने अभी जो है ग्रामीण क्षेत्रों के कल्याण के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की शुरुआत की है। और ये कार्यक्रम जो है केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत है। भारत नेट नाम की एक योजना है केंद्र सरकार की, जिसका उद्देश्य जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्राम पंचायतें हैं, उनको फाइबर केबल नेटवर्क से जोड़ना है ताकि वहाँ तक इंटरनेट की सुविधा पहुँचाई जा सके। तो गुजरात जो राज्य है उसके मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं, राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। यदि हम भारतीय मानचित्र पर देखें तो गुजरात एक राज्य है जो समुद्र को छूता है, अरब सागर को छूता है। तो यह हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पर आप देखेंगे तो गुजरात की जो लोकेशन है वो भारत के पश्चिम में है
और यहाँ भारत के पश्चिम में गुजरात है। और गुजरात जो राज्य है वो एक तरीके से कहा जाए 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। यानी कि जो गुजरात का ये क्षेत्र है, कच्छ की खाड़ी है और इधर खंबात की खाड़ी है। और ये सौराष्ट्र, ये काठियावाड़ पेनिनसुला है, काठियावाड़ प्रायद्वीप है यहाँ पर। ये गुजरात है। और गुजरात में और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आप ये ले सकते हैं कि नल सरोवर पक्षी अभयारण्य है यहाँ पर, गिर राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जूनागढ़ में यहाँ ज़िले में है गुजरात के, यहाँ पर ये स्थित है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विसर अल खासबाने को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है जॉर्डन। जॉर्डन के प्रधानमंत्री के रूप में विसर अल खासबाने को नियुक्त किया गया है। जॉर्डन के जो किंग हैं अब्दुल्ला द्वितीय, उन्होंने विसर अल खासबाने को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। तो जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान है और मुद्रा जॉर्डन दिनार है। यदि इसको भी हम मानचित्र पर देखें तो जॉर्डन एशिया का एक देश है जो जिसके एक तरफ सऊदी अरेबिया और एक तरफ इज़राइल, फ़िलिस्तीन और इराक का क्षेत्र आता है। यदि हम इसे मार्क करें तो इराक इधर है, इज़राइल, फ़िलिस्तीन इधर है और इधर ये सऊदी अरेबिया का क्षेत्र आता है। तो जॉर्डन यहाँ है और जॉर्डन की जो राजधानी है अम्माम, वो यहाँ है। और जॉर्डन इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में डेड सी है, डेड सी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में IRCTC के साथ किसने ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो हमारा जो उत्तर है इसमें अमेज़ॉन इंडिया। अमेज़ॉन इंडिया ने IRCTC के साथ ऑनलाइन टिकट बुकिंग सेवा करने के लिए जो है एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है अभी अमेज़ॉन इंडिया पर। अमेज़ॉन इंडिया के जो संस्थापक हैं वो जेफ बेजोस हैं। कौन है? जेफ बेजोस हैं। और इसकी अमेज़ॉन की जो स्थापना हुई वो 1994 में 5 जुलाई को हुई और इसका जो मुख्यालय है सिएटल, वॉशिंगटन, USA में है, अमेरिका में इसका मुख्यालय है। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व आर्थिक मंच और गाइडेंस संयुक्त रूप से किस राज्य में एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब की स्थापना करेगा? एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब की स्थापना जो है विश्व आर्थिक मंच और गाइडेंस जो है संयुक्त रूप से किस राज्य में करेंगे? यानी कि जो WEF जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और गाइडेंस एक राज्य में निवेशक संस्था के रूप में कार्य करती है। तो यहाँ पर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में कहाँ पर स्थापित होगा? तो इसका जो उत्तर है हमारा वो तमिलनाडु है। तमिलनाडु में एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब को स्थापित करने के लिए विश्व आर्थिक मंच और गाइडेंस ने संयुक्त रूप से समझौता किया है कि तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग और विनिर्माण क्षेत्र की श्रेणी में अगर हम देखें तो भारत विश्व का चौथा अग्रणी राज्य है जो विनिर्माण के क्षेत्र में है। यानी कि जो खास तौर पे भारत जो है छोटी गाड़ियों के निर्यात के लिए जाना जाता है और बहुत तेज़ी से इस मामले में आगे बढ़ रहा है। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं, जो एक महत्वपूर्ण इसके लिए प्रश्न हो जाता है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पन्नालीस्वामी और तमिलनाडु के राज्यपाल हैं श्री बनवारी लाल पुरोहित। गाइडेंस तमिलनाडु राज्य में जो नोडल एक निवेशक प्रोत्साहन एजेंसी है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने वाली एक एजेंसी है गाइडेंस। इसके बाद जो अंतिम प्रश्न है हमारा वो यह है कि हाल ही में भारत और किस देश के मध्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5G तकनीक के सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? एक तरीके से साइबर सिक्योरिटी को लेकर ये समझौता है और इसमें साइबर सिक्योरिटी को लेकर जो समझौता है वो क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों के बीच में हुआ है। और यहाँ पर जापान और भारत के बीच में जो समझौता हुआ है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G टेक्नोलॉजी को लेकर हुआ है। साइबर सिक्योरिटी
को लेकर क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों के बीच में, और क्वाड देश में कौन कौन से देश आते हैं ये आप लोगों को हमने अपनी लास्ट करंट अफेयर की वीडियोस में बताया हुआ है। उसको जानने के लिए आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो है हमने भारत ने जो समझौता किया है वो किसके साथ किया है? जापान के साथ किया है। यदि हम जापान के, जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान के प्रधानमंत्री अभी जो नए चुने गए हैं योशिहिदे सुगा जापान के नए प्रधानमंत्री हैं, और जापान की जो मुद्रा है वो जापानी येन है। तो ये हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस थे जिससे आपको सहायता मिली होगी चीज़ों को समझने में। और ये प्रश्न डेली आपको इसी प्रकार 10 प्रश्न मिलते रहेंगे। इन 10 प्रश्नों को रोज़ आप नोट डाउन कीजिए, याद रखने की कोशिश कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम और अच्छी वीडियोस आप तक लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।